हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब लोग? तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी बात कर रहे हैं अल्किल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर्स चैप्टर की, जिसमें ऑलरेडी हमने न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये देख लिया है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बेस, लिविस बेस, ये हमने समझा। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में बात किया है। एंड इवन वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज, है ना। फिर हमने सॉल्वेंट के बारे पढ़ा, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन वी हैव सीन कि हाउ सॉल्वेंट अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। इतना तक हमने बात किया है। अब आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूगैसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूगैसिटी, और इसका और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिगैसिटी। न्यूक्लियोफिगैसिटी। अब ये क्या है स्टूडेंट, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म बता रहा है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप मतलब लीव करना, मतलब निकलने वाला ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, निकल के जाने की एबिलिटी को हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर न्यूक्लियोफिगैसिटी या फिर फिगैसिटी के नाम से जानते हैं। तो अब ये कहां आता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय नेम RZ, और Z क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, isn't it? और यहां R इज लाइक इट इज अ अल्कील पार्ट। तो यहां बहुत सारे ऐसे एटलीस्ट वन कार्बन एटम होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू Z, और हमारे पास एक Y है विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। And now this Y is attacking on this C. अगर ये Y C को अटैक किया और Y ने C को अटैक करने के बाद if it is giving you CY और Z की जगह Y आ रहा है और Z को बाहर निकाल रहा है, isn't it? अगर ये हो रहा है तो this reaction is called as substitution. Why? Because Z की जगह को कौन ले रहा है, Y ले रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है ना। Substitution means what? Substitute. फुटबॉल में आपने देखे कि ये इसका सब्सटीट्यूट है, तो एक खिलाड़ी बाहर जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आता है, isn't it? तो यहां कुछ इसी तरह हो रहा है, Z को निकलना पड़ रहा है और उसकी जगह पे कौन आ रहा है, Y आ रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. What? It is called as nucleophilic substitution. Why this is called nucleophilic substitution? Because nucleophile is substituting someone. So Y is a nucleophile which is substituting Z. अब क्लियर है? पहले हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे क्यों पढ़ा, हाउ टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों पढ़ा, बिकॉज अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जहां ये सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं। So this is called as nucleophilic substitution because nucleophile starts the reaction. Nucleophile starts the reaction. और nucleophile substitute Z, है ना, क्लियर। अब यहां पर यह समझिए, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट में जो छोड़ के बाहर निकल रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। तो दिस Z इज लिविंग ग्रुप, अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि ये रिएक्शन आसानी से कब होगा, तो सबसे पहली बात आसानी से तब होगा स्टूडेंट, आसानी से कब ये होने वाला है, जब ये Z अगर ये रिएक्शन हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो जो सब्सटीट्यूट होने वाला पार्ट है जितनी आसानी से बाहर निकल जाए, रिएक्शन उतना फास्ट होने वाला है, isn't it? तो रिएक्शन यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि Y कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे पा रहा है और ये कार्बन Z को कितनी आसानी से निकाल पा रहा है, isn't it? So nucleophigacity is what? Nucleophigacity और फिगासिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी मींस क्या, कि Z निकलने के बाद कितनी आसानी से वो निकल रहा है और निकलने के बाद कितना स्टेबल हो रहा है। वो जितना स्टेबल होगा निकलने के बाद, वापस से अटैक करने के चांसेस उसके उतने कम हो जाएंगे।
इज इट क्लियर? तो Z का कार्बन फ्रेम को छोड़ के निकलने की एबिलिटी को ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर न्यूक्लियोफिगासिटी या सिर्फ फिगासिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? Z के निकलने की कैपेसिटी है ना। अब Z के निकल जाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? Z के निकल जाने की टेंडेंसी या कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले यह डिपेंड करेगी कि यह बॉन्ड कितना वीक है, isn't it? ये बॉन्ड कितना वीक है। और दूसरी बात कि जब ये निकल जा रहा है वापस, तो निकल जाने के बाद क्या Z काफी स्टेबल रह रहा है क्या? अगर ये Z काफी स्टेबल है तो इसकी निकल जाने की टेंडेंसी काफी हाई रहेगी। इसी को हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब इसके बाहर निकलने के बाद इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तो स्टूडेंट बेसिकली जो लिविंग ग्रुप होते हैं, आप ये बात समझो, जब ये लिविंग ग्रुप, क्योंकि लिविंग ग्रुप में डेल माइनस चार्ज था, अगर ये बाहर निकल रहा है तो निकलते समय ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन और Z के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन था, उसको लेके निकल जाने की टेंडेंसी को हम लोग न्यूक्लियोफिगासिटी बोलते हैं। अब ये Z निकलता हुआ, ये जो Z निकल रहा है स्टूडेंट, इट मे बी अ न्यूट्रल एंटिटी। ये एक न्यूट्रल हो सकता है, इट कैन बी अ न्यूट्रल एंटिटी, और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी। क्लियर है? अगर ये न्यूट्रल एंटिटी होगा तो जनरली न्यूट्रल एंटिटी स्टेबल होते हैं, isn't it? न्यूट्रल एंटिटी जनरली स्टेबल होते हैं। हो सकता है कि ये निकलने वाला जो एंटिटी है वो स्टेबल हो जाए। और दूसरी बात कि निकलने वाला या तो नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी हो सकता है। अब नेगेटिवली जनरली या तो न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, है ना। न्यूट्रल एंटिटीज मोस्ट ऑफ टाइम इट मे बी स्टेबल और इट मे नॉट बी स्टेबल। हर बार न्यूट्रल एंटिटी निकले तो बहुत स्टेबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी, मतलब न्यूट्रल एंटिटी के पास भी ऐसा हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेके जा रहा है वो काफी अनस्टेबल हो और वो वापस अटैक करे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि कभी भी न्यूट्रल एंटिटी निकलेगा तो वो बहुत स्टेबल होगा, ऐसा गारंटेड नहीं है। इस बात को समझिए, है ना, इस बात को समझिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अज्यूम करो कि आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास यू हैव लाइक दिस टाइप ऑफ एंटिटी और ये निकल रहा है, तो ये दिस नाइट्रोजन कंटेनिंग इथिल ग्रुप और अल्कील ग्रुप, तो इस टाइम पे इसकी बेसिक नेचर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। बेसिक नेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। बेसिक नेचर ज्यादा है मींस इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू अटैक इफ समवेयर देयर इज अ डेल प्लस चार्ज। तो जरूरी नहीं है जो न्यूट्रल एंटिटी निकल रहा है वो हमेशा बहुत ही स्टेबल होगा, समटाइम इट मे नॉट बी दैट स्टेबल। क्लियर है? और नेगेटिवली चार्ज जो निकलेगा वो तो नेगेटिव चार्ज एंटिटी, देखो दुनिया का हर एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आप इसको मान लीजिए कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है इस दुनिया में, हर एक एंटिटी के ऊपर वो दुख है। समझ लो ऐसा कि इट इज अ पेन, दुख है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एंटिटी पे अगर कोई भी एंटिटी चार्ज हो गया तो इट इज लाइक अ टेंशन, इट इज लाइक अ हेडेक। और हर एंटिटी अपने ऊपर हेडेक लेके स्टेबल नहीं हो सकता है, isn't it? एंटिटी के ऊपर कभी भी किसी एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैसा हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा कि यार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया या फिर एक्स्ट्रा अरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो उसके दुख का कारण होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो कोई भी दुनिया का नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो वो थोड़ा तो अनस्टेबल होगा। आप समझ रहे हो? अब मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी? ये निकलता हुआ एंटिटी कितना स्टेबल है वो डिसाइड करेगा कि उसकी निकलने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी। समझ रहे? गेटिंग द पॉइंट? अगर ये बहुत अनस्टेबल है तो बोलेगा भाई मैं निकलूं क्यों? अगर मैं निकल के बहुत अनस्टेबल हो रहा हूं, मैं नहीं निकलना चाहता हूं,
तो ऐसे केस में इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रुप निकले और उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो काफी स्टेबल है, बोला सर नेगेटिव चार्ज, अभी तो बोल रहे थे नेगेटिव चार्ज इज अ टेंशन, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है, तो फिर ये आप क्यों बोल रहे हो कि नेगेटिव निकलने वाला स्टेबल है? हो सकता है कि जो नेगेटिव चार्ज निकलने वाला एंटिटी है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय सम अदर फैक्टर, वो अपने नेगेटिव चार्ज को बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है ना, रेजोनेंस के कारण डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो वैसे केस में निकलता हुआ Z पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत कम होगा और वो आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? या फिर हो सके निकलने के बाद कोई अदर फैक्टर्स विल बी स्टेबलाइजिंग इट, है ना। तो ये निकलता हुआ जो एंटिटी है, जो निकलने की इसकी टेंडेंसी है, दैट गिव्स लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो नेगेटिव चार्ज एंटिटी या न्यूट्रल एंटिटी निकलने के बाद अपने ऊपर के लोन पेयर को, एक बात समझ लो, ये जब कभी निकलेगा तो अपने ऊपर लोन पेयर लेके निकलेगा, मिनिमम एक लोन पेयर तो होगा, या नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपने ऊपर जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहा है, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखने की क्या टेंडेंसी है, दैट विल डिसाइड कि वो कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर कोई अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके निकल रहा है और वो स्टेबल रह रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बट निकलने के बाद वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, देन वी विल से इट इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर है? एंड यही निकलने की टेंडेंसी को हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? इट इज क्लियर? सो what is living group ability? Living group ability is what? Living group ability is the tendency of an species to hold this negative charge and remain stable. That is called living group ability. तो मैं कहूंगा what is living group ability? Living group ability is tendency of an entity to leave substrate and hold effectively lone pair on it, lone pair or negative charge on it। तो कोई जितना अच्छा अपने ऊपर चार्ज को रख पाता है, जो जितना स्टेबल होगा, है ना, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना। अब देखो स्टूडेंट, एक बात समझो। अच्छा, पहले पॉज करो वीडियो को और इतनी बातें तो लिखो, फिर इसके बाद आगे बताता हूं। पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ठीक है? लिख लिया सबने? ओके। अब देखो एक बात समझो, यहां अगर आप देखेंगे सो क्या हम कह सकते, देखो दिस इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस सबस्ट्रेट, सो दिस इज Lewis base, isn't it? And it is accepting electron, therefore it is Lewis acid. Can I say this? अभी बेस रिएक्ट करने के बाद आपको क्या देगा? It will give you conjugate acid, और ये निकल जाने के बाद जो मिल रहा है वो क्या आपको मिलेगा? Conjugate base. सो कैन आई से, अब ये निकल जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका जो है वो स्टेबल होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस विल डिसाइड द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो कैन आई से लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आई कैन से inversely proportional to basicity of living group। लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी जितनी कम होगी, जितना कम बेसिक होगा,
वापस देने की टेंडेंसी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल रहेगा और रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? चलिए अब थोड़ा कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप और कुछ बुरे लिविंग ग्रुप एंड हाउ टू कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? करें? चलिए ये पॉइंट लिख लीजिए एंड लेट्स डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो वी नो हाउ टू कंपेयर बेसिसिटी, है ना? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने हमने सीखा है काफी कि एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखा है मतलब क्या है? जस्ट आपको यह सीखना है कि नेगेटिव चार्ज किसी पे कितना स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा अनस्टेबल उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। क्लियर है ना? क्लियर? तो चलो अगर मैं बोलूं कि कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, सो यू हैव टू गेट द बेसिक ऑर्डर। तो जो बेसिक ऑर्डर होगा उसका उल्टा जो होगा वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। चलो दूसरा ले लेते हैं OH माइनस, NH2 माइनस। तीसरा ले लेते हैं H2O एंड OH माइनस। चौथा ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O माइनस, देन PHC डबल बॉन्ड O माइनस। फिफ्थ वन इज so students, I have given you 10 questions. So what you have to do is you solve this 10 questions, you pause the video, you solve these 10 questions and then we will discuss it one by one. So आपको न्यूक्लियोफिगासिटी ऑर्डर पता करना है। ठीक है ना? अब न्यूक्लियोफिगासिटी क्या होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है, ये आप बात ध्यान में रख लीजिए कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी LG, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बस ये बात ध्यान में रख लीजिए, है ना? निकलने वाला ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी हाई। ठीक है? कीजिए, पॉज कीजिए, फास्ट कीजिए, इसे कर लिया। चलो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 पे, सो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी होगी? लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। सो I माइनस की न्यूक्लियोफिगासिटी या लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। क्लियर है? क्योंकि निकलने के बाद जो निकलने वाला ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज है, तो जितना बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई रहेगी। क्लियर? सो I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। रिमेंबर इट। ठीक है? सेकंड केस में यू हैव OH माइनस एंड H2 माइनस, NH2 माइनस। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अगेन बेसिक स्ट्रेंथ, वी नो कि बेसिक स्ट्रेंथ ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे। तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, NH2 माइनस ग्रेटर देन OH माइनस। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो जाएगी, Lg एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी विल बी exactly opposite to this. So OH minus have better living ability as compared to NH2 minus. In fact, even OH minus is such a strong base that its living ability is very poor. What I am saying? Its living ability is very poor. Living group ability is very poor. इनफैक्ट OH माइनस के फॉर्म पे निकल नहीं सकता क्योंकि OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, H2O एंड OH माइनस में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी OH माइनस विल बी हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर टू H2O। तो H2O की लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर टू OH. In fact, it is very, very, very high as compared to OH minus. क्लियर है? अब फोर्थ केस में स्टूडेंट्स, फोर्थ केस में इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक वो होगा जिसपे चार्ज लोकलाइज्ड है, isn't it? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो ये रब करूं, ये पार्ट रब करूं मैं, अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए। डन? चलिए, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे, सो इट इज कॉन्जुगेट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड व्हाट, बेंजोइक एसिड, एंड वी नो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, है ना? HC डबल बॉन्ड OH इज मोर एसिडिक देन PHC डबल बॉन्ड OH, ये हमने पढ़ा है GOC के टाइम पे। तो ये कैसा हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, आपको ये बात पता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी बात करें तो इसका मैं बोलूंगा कि इस जगह पे C डबल बॉन्ड OH माइनस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PHC डबल बॉन्ड O माइनस, मोर स्टेबल। सो दिस इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा बेसिक कौन है, दिस इज मोर बेसिक, सो दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ, है ना? तो स्टेबल एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा, Lg एबिलिटी विल बी व्हाट, Lg एबिलिटी इज रिवर्स ऑफ दिस। सो C डबल बॉन्ड O माइनस इज ग्रेटर देन PHC डबल बॉन्ड O माइनस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 5 again. So students, आप बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है। तो अगर यहां पर बात करें तो इस केस में CF3 माइनस है, सो ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसकी स्टेबिलिटी हाई रहेगी, तो न्यूक्लियोफिगासिटी भी हाई रहेगी, इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी हाई रहेगी। सिमिलरली इन दिस केस दिस हैव मोर living group ability because PHO minus is quite stable as compared to CH3O minus. तो आप स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं, या तो बेसिसिटी के टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑलरेडी दैट बिकम बेसिक इन नेचर, है ना? तो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। अब जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ, लिविंग एबिलिटी उतनी ज्यादा। क्लियर है? अब इस केस में स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो ये काफी स्टेबल होगा, सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी काफी हाई होगी। इज इट क्लियर? अब इस केस में अगर क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे तो अगेन यहां पर जो डीलोकलाइजेशन है इट इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड केस, सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ दिस इज मोर। अब NH2 माइनस और NH3 में डेफिनेटली NH3 विल बी मोर स्टेबल। अब इस जगह पे स्टूडेंट यहां देखो, it will try to delocalize its electron, but क्या करेगा, ये सप्लाई करके इसे जाने के लिए रोकेगा, है ना? इट विल हिंडर दिस डीलोकलाइजेशन, जबकि इस केस में डीलोकलाइजेशन बहुत आसानी से होगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? डन? चलिए, अब ना मैं आपको कुछ और लिविंग ग्रुप, कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप का नाम बताता हूं, जो दे आर कॉल्ड एज वेरी गुड लिविंग ग्रुप और सुपर लिविंग ग्रुप, है ना?
लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला, है ना, जो छोड़ के निकल जाता है, जो बेवफा है ना, जो बेवफा है, जो अपने ग्रुप को छोड़ के निकल जाता है, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो आपको पता है क्या, इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवफा कौन है? हां, कौन है जो आसानी से ग्रुप को निकल के छोड़ के निकल जाता है? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर किसी भी जगह पे, आप समझना, अगर किसी भी जगह पे आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जा रहा हो, नाइट्रोजन गैस इज हाईली स्टेबल गैस, आपको पता है ना ये बात। ये अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो कार्बन पे प्लस आ गया, और चलो यहां पर कोई तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, कोई एक तो न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, इस तरह का गैस निकल रहा हो, तो जब गैस निकलता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, और एंट्रोपी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, ओवरऑल रिएक्शन की फिजिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वन ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है जो सबस्ट्रेट को छोड़ के निकल जाता है, छोड़ के चला जाता है ना, छोड़ के जाने वाले, है ना। सबको लगता है कि मेरी वाली सबसे ज्यादा बेवफा है, बट नाइट्रोजन से ज्यादा बेवफा कोई नहीं है ना। तो आपके जीवन में नाइट्रोजन नहीं है, यू आर वेरी लकी, ओके। सो नाइट्रोजन, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई नाइट्रोजन पे यहां पर N2 बन के निकलने की चांस है, CO2 बनने के निकलने की चांस है, तो वो आसानी से निकल के छोड़ के चला जाता है, एंड दे हैव वेरी गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच वन इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप कॉल्ड एज CF3S डबल बॉन्ड O माइनस। सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो पहले डीलोकलाइज हो रहा है, और उस पे भी क्या जुड़ा हुआ है? CF3। ये तो बहुत ही स्ट्रांगली खींचता है ना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर लिविंग ग्रुप। क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर लिविंग ग्रुप। और इसका नाम क्या है पता है क्या? इसका नाम है ट्रिप्लेट आयन। क्या बोलते हैं इसे? ट्रिप्लेट आयन। लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लेट आयन, TRIFT, ट्रिप्लेट आयन, सुपर लिविंग ग्रुप। क्या इसे कहते हैं? सुपर लिविंग ग्रुप। तो N2 कैसा है? सुपर डुपर लिविंग ग्रुप, है ना, सुपर लिविंग ग्रुप। अच्छा, और कोई अच्छा लिविंग ग्रुप? और कोई अच्छा लिविंग ग्रुप? एक और बड़ा ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बड़ा जो बहुत आसानी से छोड़ के चला जाता है। आपको यह भी बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आप ऑर्गेनिक में इसे पाएंगे। यह है S डबल बॉन्ड O माइनस। नाम जानते हो इसका? नाम जानते हो इसका? भाई जानना चाहिए इसका नाम। अगर ऑर्गेनिक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ना जाने तो बहुत बड़ा पाप है वो, है ना, गुनाह नहीं, पाप है वो। दिस इज कॉल्ड एज टोसाइलेट आयन। व्हाट? इट इज कॉल्ड एज टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन। आप इसे इस फॉर्म में देखेंगे, TSO माइनस यहां पर। सो टोसाइल ग्रुप इज दिस वन इज कॉल्ड एज टोसाइल। तो अगर यहां पर ऑक्सीजन हट के क्लोरीन आ गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज टोसाइल क्लोराइड। तो ये जो ग्रुप है ना, ये पूरे ग्रुप को TS बोलते हैं, टोसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये दुनिया के कुछ महा बेवफा ग्रुप जो है, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। तो डेफिनेटली सल्फोनेट वाले जो भी ग्रुप होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी सल्फेट सल्फोनेट ग्रुप विल बी वेरी अ गुड लिविंग ग्रुप। उसी तरह ये भी काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल है। तो इसे क्या कहेंगे? अल्कील
alkyl, what it will be called as sulfonate ion. ROS double bond O double bond OO, ये क्या हो गया? सल्फेट. सो अल्कील सल्फेट. ठीक है, तो दीज आर द वेरी गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, दीज आर द वेरी गुड लिविंग ग्रुप. अच्छा चलो एक और बता दो मुझे, SH माइनस और OH माइनस में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? वन ऑफ द क्वेश्चन, विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप? आई विल से SH माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. क्यों? बड़ा एटम है, सल्फर है, बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल होता है. क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो यहां पर आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कंसेप्ट पूरा होता है. सो स्टूडेंट्स, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ये हमने यहां खत्म किया. क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहां बंद करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन. एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है? तो अभी हमने देखा, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये देखा. अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाएंगे. सो दैट विल बी टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास. तो आज यहां बंद करते हैं. थैंक यू वेरी मच.